A very warm welcome to all of you on this new lecture show on this YouTube channel, which is entitled as the Collusive Oligopoly, an Alternative, Mergers and Acquisition। यानी जो कॉल्यूसिव ओलिगोपोली अब तक हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम कहते थे कि हिडन एग्रीमेंट होगा, और हिडन एग्रीमेंट तमाम कंट्रीज में मैंने बताया लॉज हैं। इंडिया में कंपटीशन एक्ट है 2002, उससे पहले एमआरटीपी एक्ट था, एंटी ट्रस्ट लॉज हैं यूएस में, जो किसी भी फॉर्म में फर्म्स के बीच कॉल्यूजन को अवॉइड करते हैं, या हिडन एग्रीमेंट जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उससे फर्म की मोनोपोली होती है और वो कंपटीशन को एबॉलिश करती है। तो कंपटीशन मार्केट में प्रिवेल करे, इसके लिए collusive oligopoly या collusion among firms in different countries have been banned by some legal provisions in certain acts that their parliament have passed over a period of time। और उसी का एक ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर फर्म कॉल्यूजन नहीं कर सकती तो मर्जर्स और एक्विजिशन से कई बार फर्म्स को अपना काम चलाना पड़ता है। और आज का जो लेक्चर है इसी मर्जर्स और एक्विजिशन में है। मैंने ये टॉपिक इसलिए भी लिया क्योंकि 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इस कंट्री में बढ़ा, तो मर्जर्स और एक्विजिशंस भी, और इस देश में जिसे कहते हैं एक तरह की बाढ़ आ गई मर्जर्स एक्विजिशंस के। इतने मर्जर्स एक्विजिशंस हुए कि उनको अकाउंट फॉर करना बहुत मुश्किल है। और उन मर्जर्स और एक्विजिशंस का कारण ये था कि अगर हम अपनी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बैकग्राउंड में जाते हैं, कि बैकड्रॉप में जाते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब से हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तब से लेके 1991 तक सारा फोकस जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का था वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का था, एसओईज लिखा। और प्राइवेट सेक्टर का रोल जो कन्फाइंड था बहुत सेलेक्टेड एरियाज में। ये बात यहाँ हमने पहले पैराग्राफ में लिखी है कि इन इंडिया राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस एंड अंटिल 91 द फोकस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज बीन ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस विद प्राइवेट सेक्टर रोल कन्फाइंड टू फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। क्योंकि 1948 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसमें 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन था, 4 भागों में इंडस्ट्रीज को बांटा गया था। 1956 में हमने 3-फोल्ड क्लासिफिकेशन किया कि इंडस्ट्रीज को 3 भागों में बांटा, और जिसमें मैक्सिमम 2/3 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमने जो है पब्लिक सेक्टर के लिए रखी, और बाकी बहुत कम इंडस्ट्रीज, लगभग 17 इंडस्ट्रीज मैंने हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को दी। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कन्फाइंड था, और खाली यहीं तक नहीं था कन्फाइंड, बल्कि उनके रोल को सप्रेस करने के लिए और भी एक्ट रखे गए थे। जैसे एक एक्ट जिसका नाम अक्सर हम लेते हैं, एमआरटीपी एक्ट। तो यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में लिखा, नॉट ओनली द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन कंट्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज लिमिटेड, but such regulations were enacted like MRTP Act 1969 and even restricted firms expansion beyond an asset size of 100 crores just prior to 91। कि 91 के पहले तक प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने नहीं दिया गया, एमआरटीपी एक्ट बना हुआ था, और अगर कोई फर्म 100 करोड़ से ज़्यादा की हो जाए तो उसे एमआरटीपी कमीशन को रेफर किया जाता था, ये देखने के लिए कि ये कहीं मोनोपोली प्रैक्टिसेस या कंपनी कहीं पावर को कंसंट्रेट तो नहीं कर रही अपने हैंड्स में मार्केट में। तो इतना कुछ रिस्ट्रिक्शन था प्राइवेट सेक्टर पे कि दे कैनॉट एक्सपेंड इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी उनका इंटरनल एक्सपेंशन भी उन्हें करना मुश्किल था और एक्सटर्नल एक्सपेंशन भी संभव नहीं था। इंटरनल ग्रोथ क्या होता है उसके बारे में यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में दिया है कि इंटरनल ग्रोथ ऑफ ए कंपनी टेक्स प्लेस व्हेन इट बिल्ड्स अ न्यू प्लांट। जब कोई कंपनी
अपना प्लांट साइज बढ़ाती है, साइज ऑफ प्लांट को बढ़ाती है ताकि उससे आउटपुट एक्सपेंड हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट हो, तो इंटरनल ग्रोथ ऑफ कंपनी उसे हम कहते हैं। और एक्सटर्नल एक्सपेंशन या एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो तब होती है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले। तो 91 के पहले ना तो कंपनी इंटरनली एक्सपेंड कर सकती थी ना एक्सटर्नली एक्सपेंड कर सकती थी, क्योंकि अगर 100 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लिमिट हो जाती थी तो एमआरटीपी कमीशन जो है उसका रोल बहुत अहम हो जाता था, और कंपनी जो है वो एक तरह से तमाम रेगुलेशंस के बीच आ जाती थी। और कोई भी कंपनी अगर अपना ग्रोथ चाहती है तो वो ये चाहती है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन जितना मिनिमम हो उतना ही अच्छा है। लेकिन 91 के बाद 1991 में बल्कि ये कहें कि अमेंडमेंट हुआ एमआरटीपी एक्ट में, और जो रिस्ट्रिक्शन था कंपनी के ऊपर 100 करोड़ वाला कि 100 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, अगर होगा तो एमआरटीपी एक्ट के लिए में आ जाएगी, एमआरटीपी कमीशन के दायरे में आ जाएगी, उसको एब्रोगेट कर दिया गया, उसको रिपील कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। ये पहले पैराग्राफ में यहाँ दिया। Amendment in the MRTP Act in 91 by abrogating the clause that require pre-entry restrictions on companies having asset of rupees 100 crore to seek prior approval of government for growth or expansion of undertakings। यानी उस क्लॉज को, उस एक्ट को खत्म कर दिया गया जो एमआरटीपी के दायरे में कंपनी को लाने की बात करता था कि अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से ऊपर हो जाए तो एमआरटीपी कमीशन के दायरे में आएगा। उस क्लॉज को रिपील कर दिया गया और ये कहा जाए कि एमआरटीपी एक्ट को डाइल्यूट कर दिया गया। और 91 में जब ये अमेंडमेंट आया तो उसके बाद यहाँ हमने लिखा मेगा, यानी बहुत बड़े बड़े मर्जर्स देखने में आए। और वो मर्जर्स कुछ हमने यहाँ पे मेंशन भी किए हैं कि 91 के बाद जो पहला प्रपोजल था मर्जर का वो टॉमको यहाँ पे मतलब है टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड। तो टॉमको टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड एक बड़ी कंपनी थी और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, इनमें आपस में अल्टीमेटली एग्रीमेंट या मर्जर हुआ 1994 में। ये पहला मेगा मर्जर था। इसके बाद मर्जर्स एक रेगुलर फीचर बन गए और आप देख रहे होंगे कि 91 के बाद से अभी 2020 तक बहुत सारे मर्जर्स हुए। मैंने एक लिस्ट इसके बाद दी हुई है स्लाइड में, वो लिस्ट आप देखिएगा तो कुछ मर्जर्स आपके जहन में आएंगे और कुछ नहीं भी आएंगे, क्योंकि आपने अगर उतना ध्यान से कंपनीज के बारे में असेसमेंट नहीं किया है तो मर्जर्स आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक बहुत शॉर्ट में यहाँ लिस्ट दी हुई है, लेकिन मर्जर्स इससे कहीं ज़्यादा हैं। पहला टॉमको HLL का मर्जर दिया हुआ जो अभी आपको बताया, टाटा ऑयल मिल्स कंपनी और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का। फिर ब्रुक बॉन्ड इंडिया अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है और लिप्टन इंडिया लिमिटेड, इनका मर्जर हुआ और नया नाम ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड 93-94 में ये मर्जर हुआ। फिर इसके बाद तीसरा बड़ा मर्जर देखिए, ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। ये भी बहुत बड़ा मर्जर था। पहले ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन में हुआ, फिर ब्रुक बॉन्ड लिप्टन जो नई कंपनी बनी उसका मर्जर हिंदुस्तान लीवर में हुआ। और इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि हिंदुस्तान लीवर का मार्केटिंग नेटवर्क बहुत बड़ा था और ब्रुक बॉन्ड को अगर वो नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन टी इंडस्ट्री में, तो अगर उनको एक बड़ा मार्केटिंग नेटवर्क मिल जाएगा तो वो पूरे इंडिया में आसानी से अपनी चाय को सप्लाई कर सकते हैं। और चौथा बड़ा मर्जर देखिए, लैक्मे टाटा की एक क्रीम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री थी, एक फर्म थी कॉस्मेटिक फर्म, हिंदुस्तान लीवर और लैक्मेल इंडिया लिमिटेड का। एक टाइम था जब लैक्मे यूज्ड टू बी द हाउस होल्ड नेम विद रिगार्ड टू कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इन इंडिया, और दूसरी शायद कोई कंपनी का नाम आपको सुनने को नहीं मिलेगा। और हिंदुस्तान लीवर
का लेक्मे में मर्जर हुआ, लेक्मे का हिंदुस्तान लीवर मर्जर हुआ, और फिर पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड, और पहले मर्जर हुआ पॉन्ड्स इंडिया का और लेक्मे का, और बाद में पॉन्ड्स और लेक्मे का मर्जर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के साथ हुआ। तो पॉन्ड अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड था। टीटी पॉन्ड ने ये कंपनी शुरू की थी यूएस में, और बाद में वो तमाम कंट्रीज में इट बिकेम अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और पॉन्ड इंडिया लिमिटेड इंडिया में भी इस्टेब्लिश हुई, और उसके बाद पॉन्ड्स और हिंदुस्तान लीवर का मर्जर हुआ, और साथ साथ लेक्मे और हिंदुस्तान लीवर का भी मर्जर हुआ। और इस मर्जर के पीछे एक कहानी थी, उसको हम आगे बताएंगे आपको कि क्यों हुआ। और 7वें नंबर पे हिंदुस्तान लीवर का क्वालिटी और मिल्क फूड के साथ, क्वालिटी आइसक्रीम्स आप सब जानते हैं, मिल्क फूड प्रोडक्ट्स भी जो हैं ये तमाम तरह के मिल्क फूड जो है बेसिकली इनका घी आता था, इट यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर घी। और बाद में राजदूत पेंट्स और बर्जर पेंट्स का मर्जर हुआ 8वें नंबर पे। यहाँ पे ये शायद आपको याद हो, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का मर्जर हुआ 2014 में। फ्लिपकार्ट और एक जबोंग सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका मर्जर हुआ। फिर बाद में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का 2018 में मर्जर हुआ। फ्लिपकार्ट बेसिकली ई कॉमर्स कंपनी है, और वॉलमार्ट जो है होलसेल स्टोर्स इनके यहाँ पे इंडिया में हैं। तो इन दोनों के मर्जर से जो कंपनीज हैं वो अपना रिटेल ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकती है। बाद में 10वें नंबर पे LIC और IDBI का मर्जर हुआ, और 11वें पे ONGC हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मर्जर दिया हुआ है। टाटा मोटर्स और एक कंपनी है ट्रिलिक्स SRL, ये बेसिकली मैकेनिकल डिजाइनिंग कंपनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइनिंग कंपनी है जो कार के मॉडल्स वगैरह को डिजाइन करती है। इटालियन कंपनी है ये, और इसका टाटा मोटर्स के साथ मर्जर हुआ। और बाद में 13 नंबर पे अमेजोन और होल फूड मार्केट ऑर्गेनिक ग्रोसरी इनका मर्जर हुआ। ये भी होल फूड मार्केट ऑर्गेनिक ग्रोसरी ये रिटेल कंपनी है, और अमेजोन ई कॉमर्स कंपनी है। तो जैसे ऊपर आपने देखा वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का, वैसे यहाँ अमेजोन और होल फूड मार्केट ऑर्गेनिक ग्रोसरी का मर्जर हुआ। तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं बेसिकली ई कॉमर्स से मर्ज कर रही हैं ताकि वो रिटेल मार्केट को एक्सपेंड कर सकें। 14वें नंबर पे फेसबुक और इंस्टाग्राम का मर्जर हुआ 2012 में, और 15वें नंबर पे टाटा स्टील और कोरस भी स्टील कंपनी है, मेरे ख्याल से फ्रेंच स्टील कंपनी है, इनका मर्जर हुआ। 16वें नंबर पे 2007 में है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हुआ। ये बड़े बड़े मर्जर्स हैं जो आपके सामने मैंने रखे हैं। और अभी 2017 में जो 5 SBI के एसोसिएट बैंक थे और एक भारतीय महिला बैंक, इनका मर्जर हुआ। यहाँ पे एंकर बैंक यानी जो मेन बैंक है उसका नाम दिया SBI, SBBJ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर। मेरे ख्याल से एक स्टेट बैंक ऑफ रायपुर है इसमें मैसूर की जगह, SBM की जगह। और भारतीय महिला बैंक, इनका 2017 में SBI के साथ मर्जर हुआ। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ। एंकर बैंक कैनरा बैंक है 2020 में। इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ। एंकर बैंक इंडिया बैंक है, इंडियन बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक का 2019 में मर्जर हुआ। यूनियन बैंक आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर हुआ 2020 में, और एंकर बैंक यूनियन बैंक और PNB OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अप्रैल 2020 में। तो कुल मिला के यहाँ अभी आप देख सकते हैं 6 बैंक यहाँ बचे हैं। इसके अलावा कुछ और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, अब उनको प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, जिसमें यूको बैंक का भी नाम है, और साथ ही साथ कुछ इंडियन ओवरसीज बैंक का भी उसमें नाम है। कुछ और बैंकों के नाम है, अगर गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइज करती है
तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो घट के अब 6 रह जाएंगे, जो एक टाइम 28 बैंक हुआ करते थे। और जो जिन्हें हम ये कहते थे वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो रीढ़ की हड्डी जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ जा रही है। और ये आने वाला टाइम बताएगा कि क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या प्राइवेटाइजेशन, बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होने से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। तो ये मेगा मर्जर्स मैंने लिस्ट इसलिए दी कि ये जो टॉपिक है मर्जर्स एक्विजिशन, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर हम उसे ओलिगोपोली पार्ट में नहीं कवर करते तो इट वुड बी एन इनजस्टिस ऑन द पार्ट of the teacher and on the part of the students also to cover, because we talk lot about mergers but we know very little what merger is all about. तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ मर्जर्स दिए हुए हैं कि कितने तरह के मर्जर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। पहला मर्जर जो है यहाँ हॉरिजॉन्टल मर्जर है। हॉरिजॉन्टल HM से हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। व्हेन कंपनीज प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सिमिलर सर्विसेज आर मर्ज, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मर्जर। कि जो कंपनीज सिमिलर प्रोडक्ट बना रही हैं या सिमिलर सर्विसेज दे रही हैं, जैसे बैंक्स का मैंने जिक्र किया अभी, और सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही हैं तो वो हॉरिजॉन्टल मर्जर की कैटेगरी में आएगा। जैसे अभी तमाम कमर्शियल बैंक्स का मर्जर हमने बताया, राजदूत पेंट्स का मर्जर बताया हमने बर्जर पेंट्स के साथ। तो ये सारे मर्जर, या पॉन्ड्स और लैक्मे का जो मर्जर हुआ, ये सारे मर्जर ऐसे हैं जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आएंगे। वर्टिकल मर्जर जो है वो सेकंड टाइप ऑफ मर्जर है। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम। कई बार आप पढ़ते होंगे सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस में हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। हॉरिजॉन्टल मतलब ट्रांसफर रिसोर्सेज का मतलब है कि हाउ द रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट्स। स्टेट्स को हमने एट पार रखा हुआ, और यहाँ हॉरिजॉन्टल मर्जर में हमने उन कंपनीज को एट पार रखा जो सिमिलर प्रोडक्ट बना रही हैं, और उनमें अगर मर्जर होता है तब उसे हम हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। वर्टिकल मर्जर जो है इट अकर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। वो बात यहाँ लिखी है कि दिस फॉर्म ऑफ मर्जर टेक्स प्लेस अमंग फर्म्स ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कि अगर फर्म डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे ऑपरेट कर रही हैं और उनमें मर्जर होता है तो वो वर्टिकल मर्जर कहलाएगा। वर्टिकल लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो अगर डिफरेंट स्टेजेस पे फर्म ऑपरेट कर रही हैं तो हम उनमें अगर मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है। एक्विजिशन मतलब फर्म को एक्वायर करना, टेक ओवर, किसी फर्म को पूरा टेक ओवर करना। तो लीगली उनका मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल पर्पस के लिए हमने मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, इनको एक ही संज्ञा, एक ही शब्दावली का रूप माना। तो यहाँ पे जो मर्जर है वो हमने बताया डिफरेंट स्टेजेस पे हो सकता है। एक स्टेज है या एक वर्टिकल मर्जर का टाइप है बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर। बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसका मर्जर हो जाता है दूसरी कंपनी से जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है। तो इफ ए कंपनी प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इज मर्ज्ड विद द कंपनी प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल, तो ये बैकवर्ड मर्जर है। फॉरवर्ड लिंकेज इज बैकवर्ड, ये बैकवर्ड लिंकेज है। अप स्ट्रीम इंटीग्रेशन कहते हैं, अप स्ट्रीम। यहाँ पे फर्म्स के बीच जो इंटीग्रेशन है वो अप स्ट्रीम इंटीग्रेशन है या बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर है। नीचे एग्जांपल दिया है हमने कि गोदरेज सोप्स, गोदरेज साबुन जो आता है उसका मर्जर हुआ गोदरेज इनोवेटिव केमिकल्स से। गुजरात गोदरेज इनोवेटिव केमिकल्स, ये गोदरेज सोप्स की एक सब्सिडरी थी और इसका मर्जर हुआ गोदरेज सोप्स के साथ। तो गोदरेज, गुजरात गोदरेज इनोवेटिव केमिकल्स GGIC के साथ मर्जर हुआ गोदरेज सोप्स का। तो गोदरेज GGIC जो है वो केमिकल प्रोवाइड करती थी टू प्रिपेयर सोप बाय द गोदरेज कंपनी। तो ये एक बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर है जहाँ जो फर्म प्रोडक्ट बना रही है इट इज मर्ज विद द फर्म प्रोवाइडिंग इट्स रॉ मटेरियल, और इसको हम बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर कहते हैं या अपवर्ड अप स्ट्रीम इंटीग्रेशन कहते हैं।
और दूसरा यहाँ पे दिया फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर। So if the merger takes place between company producing a good and another company marketing the product, जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, अगर देखें तो जो मर्जर है जिसकी हम बात कर रहे थे कि पॉन्ड्स और लैक्मे का मर्जर हिंदुस्तान लीवर के साथ हुआ, तो हिंदुस्तान लीवर हैज ए स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नेटवर्क, और वो मार्केटिंग नेटवर्क जो है बेसिकली जब पॉन्ड्स को या लैक्मे को मिलेगा तो they will be able to augment their business in a big way. यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड इंक, मतलब इनकॉर्पोरेटेड है, जो कंपनी रजिस्टर्ड है यूएस में, एप्पल इंक, और एप्पल स्टोर्स। तो एप्पल वाले अपने स्टोर्स बना रहे हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर के रूप में जाएगा। कई बार आप देखते हैं कि कंपनी जो हैं खुद ही प्रोडक्ट बना रही हैं और खुद ही मार्केटिंग कर रही हैं, तो वो फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर का ही पार्ट है। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में यहाँ दिया हुआ है कि मर्जर इज अमंग दोज फर्म्स व्हिच आर प्रोड्यूसिंग अनरिलेटेड प्रोडक्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में जो मर्जर हो रहा है कंपनीज के बीच में, वो कंपनीज जो प्रोडक्ट बना रही हैं वो बिल्कुल अलग किस्म का है। जैसे यहाँ L&T है, ये इंजीनियरिंग कंपनी है और इसका एक्सपर्टाइज है, अगर आप देखेंगे तमाम पुल बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल एंड गैस में है, पावर में है। और वोल्टास के साथ अगर इसका मर्जर है, L&T इज मर्जिंग विद वोल्टास इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्म, यानी वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये जो मर्जर है कंपनी के बीच, ये अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रही हैं और ये कॉन्ग्लोमरेट मर्जर है, अपनी पावर को एक्सपेंड करने का कोशिश किया जाए। तो कई बार कंपनीज डिफरेंट गुड्स बनाने वाली मर्ज करती हैं ताकि वो एक बड़ी कंपनी के रूप में सामने आए और बड़े बड़े कामों को वो अंडरटेक कर सकते, क्योंकि जितनी बड़ी फर्म होगी उतना ही आसान होगा उसको रिसोर्स एक्सेस कर, उसको क्रेडिट लेना, तो वो फायदा जो है छोटी कंपनीज को नहीं हो सकता। तो कई बार अपनी मार्केट में इन्फ्लुएंस पावर बढ़ाने के लिए कॉन्ग्लोमरेट मर्जर जो है वो किया जाता है। चौथा कैटेगरी है लेटरल मर्जर। लेटरल मर्जर और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे भी उन फर्म्स के बीच मर्जर होता है, उन फर्म्स के बीच एक्विजिशन होता है कंपनीज का जो अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बट देयर इज सम एलिमेंट ऑफ कॉमनैलिटी, लेकिन उनमें एक कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी होगी। तो जैसे यहाँ एग्जांपल हमने दिया हुआ है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर है। ये दोनों ही फर्म्स जो हैं एविएशन इंडस्ट्री का पार्ट थी पहले, और दोनों ही पैसेंजर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बस फर्क इतना था कि इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक एयरवेज पे ऑपरेट करती थी और एयर इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज या इंटरनेशनल एयर रूट्स पे ऑपरेट करती थी। लेकिन 2007 में इनका मर्जर हुआ और एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस को एक में मर्ज कर दिया गया। अब ये कोशिश की जा रही है एयर इंडिया को हम प्राइवेटाइज कर दें, और टाटा वालों से बात हो रही है क्योंकि एयर इंडिया के एम्प्लॉयज भी चाहते हैं कि टाटा के साथ मर्जर हो। तो ये चार तरह के मर्जर अभी हमने आपको बताए। पहला हॉरिजॉन्टल मर्जर विच इज बिटवीन फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स। वर्टिकल मर्जर, उसके दो भाग है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर। बैकवर्ड जब कोई कंपनी सामान बना रही है उसका रॉ मटेरियल प्रोवाइडिंग कंपनी के साथ मर्जर हो जाता है, तो वो बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर है, या अपस्ट्रीम एक्विजिशन इंटीग्रेशन है।
और फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर जब एक कंपनी गुड बना रही है, वो मार्केटिंग कंपनी के साथ मर्जर कर ले, तो वहां पे वो फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर होता है। और एग्जाम्पल भी मैंने इनके दिया आपको। और उसके बाद कॉन्ग्लोमरेट मर्जर है, इसमें उन कंपनी के बीच मर्जर होता है जो अनरिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको वोल्टास का, और दूसरी तरफ जो है L&T कंपनी है। और चौथा है लेटरल मर्जर, जहां पे अलग अलग किस्म की वस्तुएं बन रही हैं लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ कॉमनैलिटी है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का एग्जाम्पल दिया। तो ये 4 तरह के मर्जर्स हैं, और आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा मर्जर किस कैटेगरी में जाएगा। इसके अलावा भी अलग तरीके हैं मर्जर डिफाइन करने के, लेकिन मेनली थ्योरी में हम लोग ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज मर्जर्स की पढ़ते हैं। अब मर्जर्स और एक्विजिशंस के पीछे थ्योरेटिकल रैशनल क्या है, व्हाट आर द थ्योरीज बिहाइंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो ये तीसरा पार्ट है लेक्चर का, मर्जर्स एंड एक्विजिशन थ्योरेटिकल इश्यूज। व्हाट आर द थ्योरीज बिहाइंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, कि मर्जर्स और एक्विजिशंस होने के पीछे थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस क्या हैं। सिंपल थ्योरीज है। उसमें पहली थ्योरी है टॉबिन क्यू रेशियो थ्योरी या टॉबिन क्यू रेशियो एनालिसिस। टॉबिन क्यू रेशियो जो है, इट इज द रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी टू इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यहाँ लिखा हुआ है। टॉबिन क्यू इज द रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी टू इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ऊपर फॉर्मूला दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी अपॉन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर ये रेशियो 1 से कम है, और 1 से कम तब होगा जब रिप्लेसमेंट कॉस्ट अधिक होगी और मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी कम होगी। तो अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट अधिक है और मार्केट वैल्यू कम है, तो इट इज डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश अ न्यू कंपनी। तो न्यू कंपनी को स्टैब्लिश करना मुश्किल है, यानी नई कंपनी, उस कंपनी को हम रिप्लेस करें नई कंपनी से, ये बहुत मुश्किल है, because replacement cost is high as compared to market value. So it is prudent for other firms to, who are interested in takeover of this company, so they can go for the takeover of this company. तो और कंपनीज जो इंटरेस्टेड हैं अगर किसी फर्म को टेक ओवर करने में, तो वो इस फर्म को टेक ओवर कर सकती है जिसका टॉबिन क्यू रेशियो 1 से कम है, क्योंकि वहां मार्केट वैल्यू लो है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट हाई है। तो ये टॉबिन क्यू रेशियो की कहानी है। तो टॉबिन क्यू रेशियो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है, कि जो ये एक्सप्लेन करती है कि व्हाई द टू फर्म्स वांट टू मर्ज विद ईच अदर। तो अगर टॉबिन क्यू रेशियो आप निकाल सकते हैं मार्केट वैल्यू टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, और अगर वो 1 से सिग्निफिकेंटली कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि देयर इज अ नीड फॉर, तब आप कह सकते हैं कि देयर इज अ नीड फॉर मर्जर और एक्विजिशन ऑफ फर्म, या ये भी कह सकते हैं देयर इज अ ग्रेटर वल्नरेबिलिटी ऑफ द फर्म टू बी एक्वायर्ड बाय द अदर फर्म। तो देयर इज अ ग्रेटर वल्नरेबिलिटी ऑफ द फर्म टू बी एक्वायर्ड बाय द अदर फर्म। तो अगर टॉबिन की रेशियो 1 से कम है। दूसरा है मार्केट पावर थ्योरी, कि कई बार फर्म्स, हमने आपको बताया कि वो दूसरी फर्म्स को एक्वायर करना चाहती हैं, टेक ओवर करना चाहती हैं टू स्टैब्लिश द मार्केट पावर, क्योंकि मार्केट पावर स्टैब्लिश होने से फर्म हैज अ ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज। नॉर्मली जो मार्केट पावर है वो यहाँ बताई गई है कि 3 सिचुएशंस में कंपनी ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है मार्केट पावर स्टैब्लिश करने में। पहली ये है स्लैकनेस इन डिमांड, कि अगर कोई कमोडिटी की डिमांड कम हो रही है, तो उस केस में आप मार्केट आप टेक ओवर कर सकते हैं दूसरी फर्म को। यहाँ एग्जांपल दिया है कि अगर कोई एग्रेसिव राइवल है, एग्रेसिव राइवल मतलब जो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा घटा सकता है, तो
एक कंपनी अगर स्लैकनेस इन डिमांड है और उसको लगता है कि जो एग्रेसिव राइवल है बहुत तेजी प्राइस कम करेगा, तो दूसरी कंपनी कोशिश करके उसको टेक ओवर कर ले, तो अपना मार्केट में कंट्रोल बढ़ा लेगी और प्राइस को स्टेबलाइज कर सकती है। तो कई बार प्राइस स्टेबिलिटी के लिए जो एग्रेसिव राइवल है उसको आपको टेक ओवर करना पड़ेगा, और अगर आप टेक ओवर करते हैं तो उस केस में यू कैन स्टेब्लिश योर मार्केट पावर एंड कंट्रोल द मार्केट और स्टेबलाइज द प्राइसेस। नहीं तो आपको ऑफ एंड ऑन इस कंपनी जो एग्रेसिव राइवल है इससे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और इट मे नॉट बी प्रूडेंट फॉर द फर्म टू फेस aggressive price competition from this aggressive rival. So it is better to eliminate the source of active competition, और ये सोर्स ऑफ एक्टिव कंपटीशन तभी एलिमिनेट हो सकता है जब आप राइवल को आउटराइटली परचेज कर लें या एक्वायर कर लें। दूसरी स्थिति जहां पर मर्जर हो सकता है वो है टाइटनिंग ऑफ लेजिस्लेशन, कि अगर मान लीजिए कि कंपटीशन एक्ट 2002 जो बना वो इतना स्ट्रांग है कि इट completely forbids any type of collusion among firms, so then the only option for the firm is to go for merger or to acquire other firms. That is how they can control the market. क्योंकि फिर आप कॉल्यूसिव या हिडन एग्रीमेंट फर्म के साथ नहीं कर सकते। तो इफ देयर इज अ टाइटनिंग ऑफ द लेजिस्लेशन, अगर कोई लेजिस्लेशन है जो स्थितियों को परिस्थितियां ऐसी बनाता है कि उसमें कॉल्यूजन संभव बिल्कुल नहीं है किसी प्रकार का, हिडन एग्रीमेंट भी पॉसिबल नहीं है, तो द बेस्ट वे इज टू गो फॉर मर्जर एक्टिविटी, ओनली देन द फर्म कैन कंट्रोल द मार्केट। और तीसरा इंटरनेशनल कंपटीशन, कई बार फर्म जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं उनको इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ता है, और जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बाहर से आती हैं उनकी प्रोडक्ट और प्राइस स्ट्रेटजी को समझना बहुत आसान नहीं है। तो अगर हमें उनकी प्रोडक्ट और प्राइस स्ट्रेटजी को मैच करना है तो डोमेस्टिक फर्म जो है कम से कम वो मर्ज करें ताकि जो पोटेंशियल थ्रेट है मल्टीनेशनल कंपनी से वो पोटेंशियल थ्रेट को ओवरकम कर सके। इंडिया में मैंने आपको बताया कि 1995 में रेवलॉन इंटरनेशनल यहाँ पर आए, और रेवलॉन इंटरनेशनल के आने के पहले, रेवलॉन इंटरनेशनल इज ऑल्सो कॉस्मेटिक जाइंट, यूएस की कंपनी है, और उसके आने के पहले देयर वाज अ एक्विजिशन of Ponds and Lakme both by Hindustan Lever. So it was prudent on the part of Ponds, it was prudent on the part of Lakme to merge with the Hindustan Levers Limited, so that they would easily meet the challenge of the multinational giant Revlon International, which has a strong presence in different countries. तो कई बार इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करने के लिए भी जो कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वो आपस में मर्जर करती हैं ताकि अपनी मार्केट पावर, डोमेस्टिक पावर को एस्टेब्लिश कर सके और इजीली जो कंपटीशन है, जो चैलेंज है, उसको फेस कर सके। और यहाँ वो एग्जांपल मैंने कोट जो किया है लैक्मे पॉन्ड वाला, वो यहाँ दिया पहले पर। और एक और जो थ्योरी है जो मर्जर को एक्सप्लेन करती है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल रैशनल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल थ्योरी या इकोनॉमीज ऑफ स्केल रैशनल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी रीच्ड ओनली व्हेन द साइज ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी लार्ज, और जब प्रोडक्शन साइज बहुत बड़ा होगा तो फर्म कैन जनरेट इकोनॉमीज बाय टू वेज। वन, at the level of plants and machinery by switching over to the largest possible size of plant, कि सबसे बड़े आकार के प्लांट को इस्टेब्लिश करें और उससे प्रोडक्शन करें ताकि कॉस्ट पर यूनिट या एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज कर सके।
दूसरा है एट द लेवल ऑफ फर्म, और फर्म के लेवल पर यह है कि एक फर्म के पास अगर प्रोडक्शन टेक्निक्स है और दूसरे फर्म के पास मान लीजिए मार्केटिंग नेटवर्क अच्छा है या मार्केटिंग टैलेंट है, तो वो बेनिफिट आप फर्म लेवल पे डिराइव कर सकते हैं। दूसरा ये है कि रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में वही कंपनी सरवाइव कर सकती है जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज़्यादा स्पेंड कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है बहुत, इट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। अभी लगता कुछ साल पहले मोबाइल शुरू हुए और देखते ही देखते मतलब सिंपल ब्लैक व्हाइट मोबाइल, कलर्ड मोबाइल, और कलर्ड से स्मार्टफोन, और अब स्मार्टफोन से आईफोन, यानी कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो जो फोन आज के पास आज है मोबाइल फोन, हो सकता है कल बेकार रहे या बहुत यूजफुल ना रहे। तो अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे तो आप मार्केट में स्टे नहीं कर पाएंगे। मैंने एग्जांपल भी कई बार दिया कि नोकिया इतना बड़ा नाम था मोबाइल फोन में शुरू में, अब नोकिया कोई खरीदता नहीं है। पीपल आर बाइंग एमआई फोन्स या एप्पल फोन्स या सैमसंग फोन्स, क्योंकि दे आर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनोवेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डे, विदाउट इनोवेशन यू कांट सर्वाइव। तो जो फर्म टेक्निकली एफिशिएंट है वही लॉन्ग रन में स्टे कर पाएगी, और टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंट फर्म है और साथ में अगर मार्केटिंग नेटवर्क एक फर्म का अच्छा है, तो जब वो फर्म्स अपनी एनर्जी को मिलाएंगे तो जो इफेक्ट जनरेट होता है उसे हम सिनर्जी इफेक्ट कहते हैं। अगर एक फर्म मैंने बताया उसका मार्केटिंग नेटवर्क अच्छा है और दूसरे के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा स्पेंड कर रहा, तो इन दोनों, जब both these companies would merge with each other and their talent will be pooled, then the 2 plus 2 is greater than 4, यानी some of the individual output would जो sorry composite output produced by the firms, यानी composite combined output produced by the firm would exceed the sum of the output produced by the individual firms। तो जो कंबाइंड आउटपुट है वो कहीं ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल फर्म्स। तो उसे हम सिनर्जी इफेक्ट कहते हैं। तो व्हेन द एफर्ट्स आर पुल्ड टुगेदर देन दे वुड जनरेट लार्जर आउटपुट देन व्हाट दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग had they been producing individually as an individual firm। तो सिनर्जी इफेक्ट यहाँ लिखा है, दिस हेल्प्स टू जनरेट synergy effect which implies 2 plus 2 is greater than 4, that is combined output of the new entity is greater than the sum of output of individual firms, ये लिखा हुआ है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर्गुमेंट है या रैशनल है। और चौथा है वैल्यू डिस्क्रिपेंसी हाइपोथेसिस, 3D यहाँ लिखा। वैल्यू डिस्क्रिपेंसी हाइपोथेसिस जो है वो 3 चीजों पे निर्भर करती है। एक तो 4 चीजों पे। पहला एक्सपेक्टेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके एक्सपेक्टेशन डिफर कर सकते हैं, और वो डिफरेंसेस रिलेटिव एफिशिएंसी की वजह से है, इन परफेक्ट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से, और तीसरा अनसर्टेनिटी की वजह से। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर डिफर in a market characterized by relative difference in efficiency, uncertainty and incomplete information। क्योंकि फर्म्स की रिलेटिव एफिशिएंसी में फर्क है, फिर अनसर्टेनिटी है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे में एक एंटरप्रेन्योर जो अपनी फर्म से एक्सपेक्ट करता है, दूसरा एंटरप्रेन्योर हो सकता है वो एक्सपेक्ट ना करे, उसकी एक्सपेक्टेशन फर्क हो। तो ये जो डिफरेंसेस इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, that sometimes lead to
the differences in the valuation of the firm and differences in the valuation of the firm lead to merger or acquisition. वो चीज यहाँ लिखी है नेक्स्ट पैरा में, डिफरेंस इन एक्सपेक्टेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स अबाउट प्रोस्पेक्ट ऑफ कंपनी कॉजेज वेरिएशंस इन द वैल्यूएशन ऑफ द, उसकी वजह से वैल्यूएशन ऑफ कंपनी में फर्क आता है। और अगर ये वेरिएशन एडिक्वेट है, बहुत हाई है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मर्जर और एक्विजिशन जो है वो सिग्निफिकेंट है। और उसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि अगर मान लीजिए एक इनकम्बेंट फर्म है और जो उसका ओनर है वो वीआई उसको वैल्यू करता है, इफ एन इनकम्बेंट फर्म इज वैल्यूड वीआई बाय इट्स करंट ओनर, यानी 75 करोड़ उसकी वैल्यूएशन कर रहा है जो करंट ओनर है अपनी कंपनी के। लेकिन दूसरी फर्म है या दूसरी कंपनी है जो ज्यादा एफिशिएंट है और उसकी इंफॉर्मेशन मार्केट के बारे में ज्यादा बेटर है, स्टॉक प्राइसेस के बारे में बेटर इंफॉर्मेशन, डिमांड के बारे में ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन, और वो उसकी वैल्यू जो इनकम्बेंट फर्म है वो उसकी वैल्यू वीपी असेस करता है। तो वीपी इज द वैल्यू विद द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट्स अबाउट इनकम्बेंट फर्म, कि जो एक दूसरा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है वो इनकम्बेंट फर्म की वैल्यू वीपी असेस करता है 100 करोड़, करंट ओनर उसकी 75 करोड़ एंटिसिपेट कर रहा है। और ये जो डिफरेंस है वैल्यूएशन में, मैंने बताया ये डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव ऑफ द टू फर्म्स, और ये डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव जो है वो रिलेटिव एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि अगर दूसरा फर्म का एंटरप्रेन्योर ज्यादा एफिशिएंट है और वो ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी को समझ रहा है और उसके पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क अच्छा है, तो उसको लगता है कि इसकी वैल्यू 100 करोड़ है। तो ये बहुत अनयूजुअल नहीं है, आपको लगेगा करंट ओनर कम क्यों कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अलग अलग वैल्यूएशन हो सकता है, अलग अलग वैल्यूएशन हो सकता है, कोई नई चीज नहीं। और ये वैल्यूएशन डिफरेंस होने का कारण यह है कि जो ज्यादा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है, इट हैज अ बेटर foresightedness about the firm, about the product which is producing, उसकी डिमांड क्या है। तो 75 करोड़ है और 5 करोड़ मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, क्योंकि जब आप फर्म एक्वायर करेंगे लीगल कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर्स हैं, स्टैम्प ड्यूटीज हैं, बहुत तरह की ड्यूटीज लगती। तो अगर जो एंटरप्रेन्योर ने कॉस्ट असेस की है 100 करोड़, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू करेंट ओनर जो वीआई असेस कर रहा और प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी यहाँ दिखाया 100 करोड़ जो दूसरा एंटरप्रेन्योर है वो इनकम्बेंट फर्म की असेस कर रहा, वीआई उसका करंट ओनर असेस कर रहा 75 करोड़, 5 करोड़ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग है, तो 80 करोड़ वो मान रहा और 100 करोड़ वो तैयार है देने को। तो इसका मतलब है कि एडिक्वेट डिफरेंस है और यहाँ पे probability of takeover या vulnerability of the firm for takeover becomes high। तो VP exceeds VI plus COA, तब जो है probability of takeover या probability of acquiring a firm becomes high। और पांचवी थ्योरी है वैल्यूएशन रेशियो थ्योरी। वैल्यूएशन रेशियो थ्योरी क्या है कि वैल्यूएशन, ये थ्योरी काफी कुछ टॉबिन क्यू से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा फर्क है। टॉबिन क्यू क्या है, मार्केट वैल्यू अपॉन रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। यहाँ पे है वैल्यूएशन रेशियो जो है मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी टू असेट वैल्यू ऑफ कंपनी। मार्केट वैल्यू है प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और असेट वैल्यू में क्या, बुक वैल्यू ऑफ असेट है, वो बुक बैलेंस शीट में दी है बुक वैल्यू ऑफ असेट। तो यहाँ पे अगर ये रेशियो 1 से अधिक है तो मर्जर या एक्विजिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे मार्केट वैल्यू हाई है और बुक वैल्यू कम है,
और मार्केट वैल्यू क्यों हाई है ये भी जानना जरूरी है। मार्केट वैल्यू इज हाई बिकॉज द कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्सटेंशियल डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स। ये जो स्टॉक होल्डर्स है कंपनी के, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा शेयर के डिविडेंड के रूप में दिया जा रहा है। लिखा दिस इज बिकॉज मच ऑफ द प्रॉफिट बाय द फर्म इज यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा डिविडेंड में दिया जा रहा है, और जब डिविडेंड में ज्यादा हिस्सा मिलेगा तो इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा और शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। और बहुत कम हिस्सा रखा जा रहा है री इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर री इन्वेस्टमेंट का हिस्सा कम हो जाएगा तो कंपनी की ग्रोथ उतनी फ्यूचर में नहीं हो पाएगी। इसीलिए बुक वैल्यू एसेट कंपनी की कम रहेगी, क्योंकि आप नए एसेट जनरेट नहीं कर रहे। तो इस केस में जो वैल्यूएशन रेशियो है वो 1 से अधिक है, और चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ मर्जर बिकम्स डिम। लेकिन अगर ये रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब है बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स हाई है। ग्रेटर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज केप्ट बाय द फर्म फॉर री इन्वेस्टमेंट। यानी प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फर्म अपने पास रोक ले रही है ताकि वो री इन्वेस्ट करे और एसेट नए जनरेट हो। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ेगी, लेकिन शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड कम मिलेगा तो वो स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होगा, लो स्टॉक प्राइसेस, यानी कंपनी के शेयर प्राइसेस लो रहे और डिनोमिनेटर हाई रहेगा, तो वैल्यूएशन रेशियो यहाँ पे लो रहेगा। तो अगर वैल्यूएशन रेशियो 1 से कम है तो वल्नरेबिलिटी ऑफ द फर्म टुवर्ड्स मर्जर इंक्रीजेस, और वैल्यूएशन रेशियो 1 से अधिक है तो prospect of merger becomes low या probability of merger becomes extremely low। तो ये टोटलिटी में पूरा लेक्चर है जो आपको हमने दिया। पहले तो ये बताया कि इंडिया में जो स्थितियां थी इंडिपेंडेंस से लेकर 91 तक, वो मर्जर्स के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कन्फाइंड था, और एमआरटीपी एक्ट इतना जबरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता था कि वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर को खत्म करता था। लेकिन 91 के बाद जब एमआरटीपी एक्ट के कुछ क्लॉज हटाए गए तो अचानक देयर वाज अ वेव ऑफ मर्जर्स, और मैंने आपको बहुत तरह के मर्जर्स वहां पे बताए हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक छोटा सा सवाल दिया है, आपको मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे। यहाँ लिखा हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड आंसर टाइप ऑफ मर्जर, ये सवाल है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा तो आप इन मर्जर्स को पहचानिए। आरआरबी विद इट्स स्पॉन्सर बैंक, ये किस तरह का मर्जर है। स्ट्रीट शॉप विद मिल्क डेयरी, एसबीआई विद बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एलआईसी एंड आईडीबीआई, और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जो आपको 4 तरह के मर्जर बताए हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल में 2 कैटेगरी, बैकवर्ड और फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर और लेटरल मर्जर। तो थोड़ा टाइम दीजिए, दिमाग लगाइए और उत्तर दीजिए। ये सवाल पहले एग्जाम में भी कई बार पूछे गए। यहाँ तो केवल ये असेस करने के लिए है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट। इसके अलावा एक यहाँ नोट भी पड़ा हुआ नीचे, लेक्चर ऑन सम टॉपिक्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। हमारे जो चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, उस पर दिया हुआ यूनिट 1 का हिस्सा है, और आप उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम और यूनिवर्सिटी कब खुलेगी अभी तो वैसे 10 तक बंद है, आगे का पता नहीं है। और अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो इनका रिवीजन हम करा देंगे, लेकिन नहीं खुलती तो आप इसे पढ़ लीजिए। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, ये ऑलरेडी पढ़े हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, यूनिट 1 का हिस्सा। आप आराम से पढ़िए, फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो आप पूछ लीजिएगा। और एडवांस इकोनोमेट्रिक्स में यूनिट 1 में
मेरे ख्याल से संजीव जी ने नोट दिए, ये भी आप देख लीजिए। जीएलएस मॉडल भी उसमें दिया हुआ, जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मॉडल, उसको एटकिन एस्टिमेटर भी कहते हैं। तो ये भी नोट्स यूट्यूब चैनल में पढ़े हैं, आप इसे पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान से पढ़िए। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प आप पूछ लीजिएगा, जरूर पूछेगा। लेकिन अभी ये पता नहीं कब तक बंद रहे, अगर बंद रहता है तो आपके पास जो सोर्स है कंटेंट का वो यही है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा लेक्चर है, पहले भी कई लोगों ने इसको लाइक किया है, आप इसको देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि नया लेक्चर मुझे बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि हर चीज़ को लाना स्लाइड शो में, यानी एक तरह से ये इट इज़ अ मेकिंग ऑफ अ स्मॉल फिल्म, और वो स्मॉल फिल्म में 8 दिन लग जाए 10 दिन मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे ही इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, मुझे ही स्क्रिप्ट टाइप करनी है, मुझे ही डायलॉग डिलीवरी करनी है, और मुझे ही पूरी डबिंग करनी है, और फिर इसको अपलोड करना है इस फॉर्म में। बहुत तरीके अपलोड और बनाने के, लेकिन ये जो तरीका है, इट इज़ परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट वे विच आई थिंक which each teacher must use to transmit knowledge to the students, ताकि नॉलेज का ट्रांसफ़र होना चाहिए, आपकी नॉलेज थोड़ी बढ़नी चाहिए। ये 2 मिनट आप देखेगा, आंसर भी मैंने दे रखे हैं इसके, लेकिन आप पहले कर लीजिए और फिर आंसर पे जाइएगा, नहीं तो आपकी नॉलेज टेस्ट हो पाएगी। यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, सजेस्टेड रीडिंग्स भी मैंने दे रखी हैं, और गुड विशेस आपको फिर से अपना फीडबैक देते रहिएगा। लास्ट टाइम आप में से कुछ लोगों ने फीडबैक दिया, और हमारी ब्लेसिंग्स हैं, गुड विशेस आप सबके लिए हैं। इन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बगैर फीडबैक के पता नहीं चलता आपने लेक्चर कितना फॉलो किया, बिकॉज ओनली फ्रॉम योर फीडबैक आई कुड नो यू हैव फॉलोड द लेक्चर। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ समाप्त करने की कोशिश करता हूँ, और जाने से पहले एक शेर आपको सुनाया था। अभी मैंने यूनिवर्सिटी में भी बहुत कोरोना जिस तरह से फैला है, अभी आज मैं पढ़ रहा था पेपर में कि मेडिकल कॉलेज में भी 30-40 डॉक्टरों को कोरोना हो गया है। तो एक शेर जो पहले सुनाया था, ये नीरज जी का है, गोपाल दास नीरज जी का। जो लेक्चर शो जब शुरू किया था तब इसको सुनाया था, और इसकी रेलिवेंस देखिए आज कितनी है। जब ये पता चला कि 30-40 डॉक्टरों को एक साथ हो गया है कि दुखते हुए जख्मों पे हवा कौन करे, दुखते हुए जख्मों पे हवा कौन करे, और इस हाल में जीने की दुआ कौन करे। ये जो हाल है, अभी जो सिचुएशन है, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा इस समय कि आगे क्या स्थिति बनेगी। इस हाल में जीने की दुआ कौन करे, और बीमार हैं जब खुद ही हकीमे वतन, बीमार हैं जब खुद ही हकीमे वतन, फिर तेरे मरीजों की दवा कौन करे, फिर तेरे मरीजों की दवा कौन करे। तो अगर हकीमे वतन ही बीमार हैं तो मरीजों की दवा कौन करेगा, और हम लोग इस इंतज़ार में हैं कि शायद अच्छे दिन आएंगे। तो देखते हैं कब आते हैं, कैसे आते हैं, लेकिन फ़िलहाल समय दिन पर दिन कठिन होता जा रहा। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का, तो इंडिकेट कर रहा है कि फ़िलहाल जो वायरस है उसका इम्पैक्ट सीवियर होता जा रहा है। तो आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ नहीं है बेटे। बाकी सब मिल भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिएगा हेल्थ अपना सिक्योर कीजिएगा, और मिनिमम बाहर निकलिए ताकि आप यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट योर। तो माय गुड विशेस टू यू ऑल। अपना सुनिएगा लेक्चर और एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि लेक्चर से अगर एंजॉयमेंट मिले और नॉलेज मिले, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। ओके, थैंक्स एंड गुड विशेस, बाय, गुड लक।